कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने बचे हुए एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। लाइक हमारा आयोडीन वैल्यू हो गया, हमारा एसिटाइल वैल्यू हो गया और हमारा आरएम वैल्यू हो गया। तो आज की वीडियो के बाद यूनिट 3 हमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे आयोडीन वैल्यू के बारे में। तो देखो आयोडीन वैल्यू क्या होती है, देखो सिंपली समझो। आपको पता है कि जो हमारे ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में हमें यहाँ पे कुछ अनसैचुरेशंस देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे हमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, हमें डबल बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे इन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एक हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है और एक हमारी प्रोसेस होती है आयोडीन वैल्यू। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू में क्या होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसमें आयोडीन का एडिशन कराते हैं। ठीक है, तो आयोडीन का एडिशन कराने से होता क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड्स हमारे हो जाते हैं ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ हमारा एक एक आयोडीन आके अटैच हो जाता है। यानी आयोडीन बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करेगा। ठीक है, यानी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फैट्स को जो है ऑयल्स को यहाँ पे फैट्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्योंकि ऑयल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, फैट्स के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन वैल्यू में यही होगा कि हमारा आयोडीन कंज्यूम होगा हमारे जो भी ऑयल्स हैं उनको फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी अगर डेफिनेशन वाइज हम लोग समझना चाहें तो आयोडीन वैल्यू इज सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम्स ऑफ फैट और ऑयल। यानी कह सकते हो कि 100 ग्राम यहाँ पे फैट और ऑयल क्या ऑयल ही मानो। ठीक है, 100 ग्राम ऑयल यहाँ पे कितना आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा सारे डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, वही होती है हमारी आयोडीन वैल्यू। नाउ ईच ऑयल हैज इट्स स्पेसिफिक आयोडीन नंबर। अब देखो हर ऑयल में यहाँ पे आयोडीन नंबर अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है कुछ में ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो, कुछ में कम हो। तो जिसमें कम होगा उसमें आयोडीन कम कंज्यूम होगा, उसकी आयोडीन वैल्यू कम होगी। जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा आयोडीन लगेगा। नाउ इट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो वही चीज़ है ना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कितना ज़्यादा हमारा डबल बॉन्ड्स है किसी भी कंपाउंड में, कह सकते हो। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे मेजर करता है। सिंपल सी बात है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो हम लोग यहाँ पे पहली बात कि इसको यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं। जैसे एक होता है विस्क मेथड, एक होता है हैनस मेथड। तो हम लोग यहाँ पे विस्क मेथड देखेंगे। तो विस्क मेथड में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया हमारा कॉनिकल फ्लास्क। अब इसमें हम लोग यहाँ पे अपना सैंपल को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो भी फैट एंड ऑयल है, ठीक है, उसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारा फैट और ऑयल लिया और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे किसमें, अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यानी कि फैट एंड ऑयल को हम लोग यहाँ पे लेंगे अपने CCl4 में। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या होगा, देन ट्रीटेड विथ एक्सेज अमाउंट ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखो ध्यान से सुनना। देखो ऑल्दो हम लोग यहाँ पे अब इसमें क्या करेंगे, देखो जब हम लोग फैट ऑयल को ले लिया, अब इसमें हम लोग आयोडीन मिलाएंगे ताकि यहाँ पे इसकी आयोडीन वैल्यू हमें पता चल सके। लेकिन देखो आयोडीन यहाँ पे हमें फ्री फॉर्म में तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आयोडीन को लेंगे अपने आयोडीन मोनोक्लोराइड यानी ICl। ये हमारा होता है आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना ऐड करेंगे ICl को और ये हमारा यहाँ पे किसके साथ में होगा, हमारा जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चारों चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाउ द रिमेनिंग आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब देखो ध्यान से सुनना। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है उसको बहुत एक्सेज अमाउंट में लिया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा में। अब देखो होगा क्या, थोड़ा सा आयोडीन मोनोक्लोराइड यहाँ पे चला जाएगा हमारे फैट्स एंड ऑयल को यहाँ पे कन्वर्ट करने में। जैसे मान लो यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके की चेन है, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे मान लो, और यहाँ पे फिर मान लो CH2। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा हो गया CH2, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आयोडीन मोनोक्लोराइड डाला है, अब ये यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक हमारा जो है आयोडीन लग गया। ठीक है, एक Cl लग गया और एक डबल बॉन्ड खत्म हो गया। फिर एक हमारा इस तरीके से एक आयोडीन लग गया, एक Cl लग गया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो इस तरीके से जितने डबल बॉन्ड्स होंगे सबको ये खत्म करता जाएगा। ठीक है, और एट लास्ट में क्या होगा, देखो चूंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा एक्सेज अमाउंट में। देखो आप लोग लास्ट वीडियो देख लेना, हम लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बात करी हैं। तो एक्सेज अमाउंट में लेने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे बच जाएगा। अब जो थोड़ा सा बच जाएगा, ध्यान से सुनना, क्या बचा भाई, थोड़ा सा हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड बच गया। ठीक है, यहाँ पे इसको पूरी तरीके से सैचुरेट करने के बाद थोड़ा सा बचा। तो जो थोड़ा सा बचा है, नाउ द रिमेनिंग आयोडीन मोनोक्लोराइड इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब हम लोग यहाँ पे ये जो रिमेनिंग आयोडीन मोनोक्लोराइड बचा हुआ है, यानी ये जो हमारा ICl है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे अपने किससे कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यानी Ki के साथ। ठीक है, तो Ki के साथ रिएक्शन कराने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे I2 + KCl।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें मिल गया हमारा मेन आयोडीन, ठीक है, हमें हमारा मेन आयोडीन। अच्छा ये देखो ये आयोडीन क्या हुआ है, ये आयोडीन हमारा रिमेनिंग यानी बचा हुआ आयोडीन है। कौन सा बचा, मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी जो भी हमारा फैट एंड ऑयल है, ठीक है, मतलब ऑयल है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से सैचुरेट करने के बाद जो बचा हुआ आयोडीन है वो हमारा ये है, ठीक है। और ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम लोग यहाँ पे आयोडीन मोनोक्लोराइड का यहाँ पे अपने पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कराएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या दोबारा से के आई ऐड कर दिया। अब उसके बाद देखो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ द रिमेनिंग आयोडीन ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड द लिबरेटेड आयोडीन, यानी कि अब देखो यहाँ पे इसको ट्रीट कराने के बाद हमें आयोडीन देखने को मिलेगा। द लिबरेटेड आयोडीन इज देन ट्रीटेड टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमारा क्या बचा है, मेन बचा है हमारा I2, ठीक है। तो अब ये जो बचा हुआ I2 है इसकी टाइट्रेशन हम लोग कराएंगे किसके साथ, हमारे सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग इसकी टाइट्रेशन कराएंगे और उसके बाद क्या होगा, द सेम प्रोसीजर इज अगेन रिपीटेड फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन विदाउट सैंपल। और उसके बाद देखो यही सारी सेम प्रोसीजर हम लोग विदाउट यानी फैट एंड ऑयल को हटा के दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो टाइट्रेशन करेंगे, सबसे पहले सैंपल यानी फैट एंड ऑयल को लेके, और दूसरी हम लोग बिना फैट एंड ऑयल के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने आयोडीन का जो है पता लगाएंगे कि कितना हमारा Na2H2O3 यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है इस आयोडीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, इतना कर। और यहाँ पे देखो स्टार्च सोल्यूशन हमारा इंडिकेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। मतलब स्टार्च क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टार्च को जो हम लोग ऐड करते हैं, जैसे हमारा जो I2 है, ठीक है, तो I2 के साथ जब हमारा स्टार्च मिलता है, ठीक है, तो स्टार्च मिलने के बाद ये हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे Na2H2 गिरता जाता है, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हमारा आयोडीन खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ये ब्लू कलर हमारा डिसअपियर होकर कलरलेस हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा सॉल्यूशन कलरलेस होगा वैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंड पॉइंट नोटिस कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हमारा हो गया सैंपल टाइट्रेशन, ये हमारा होगा ब्लैंक टाइट्रेशन। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, बस यहाँ पे हम लोग फैट एंड ऑयल को लेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा सैंपल, ये हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, आयोडीन वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग गिवन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू B माइनस एस इंटू एन इंटू 12.69 डिवाइडेड बाई W। और यहाँ पे ये क्या है, देखो B है हमारा वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट यूज्ड फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। यानी देखो सबसे पहले, यानी देखो जहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने सैंपल टाइट्रेशन करी, तो सैंपल में हमारा कुछ Na2H2 कंज्यूम होगा, वो हमारा हो जाएगा S हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट फॉर सैंपल टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल टाइट्रेशन में कितना Na2H2 वो हम लोग यहाँ यूज मतलब पुट करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद जब हम लोग ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारा Na2H2O3 कितना यूज होगा उसको हम लोग यहाँ पे B वाले में फिल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे, और N हो गया हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ थायोसल्फेट, ठीक है, जनरली 0.1 मोलर होता है। और W हमारा हो गया वेट ऑफ सैंपल, यानी जो भी हमारा सैंपल था। तो देखो इस तरीके से हम लोग आयोडीन वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो वही चीज़ है कि आयोडीन वैल्यू मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि कितना ज़्यादा अनसैचुरेशन है। अगर ग्रेटर द आयोडीन वैल्यू मोर विल बी अनसैचुरेशन। देखो भाई सिंपल है कि जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम होगा, यानी जितना ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम होगा उतनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी। तो ग्रेटर द आयोडीन वैल्यू मोर विल बी अनसैचुरेशन एंड हायर द सस्पेक्टिबिलिटी टू ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी। और ये ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ऑयल के अंदर, ठीक है, हमारे ऑयल के अंदर जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारा जो है ऑक्सीडेशन के अंदर चला जाए, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के अंदर जाने के बाद देखो आपको पता है क्या होता है, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस पे देखा था कि ये हमारा ऑयल जो है ख़राब होना चालू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं और जो भी हमारा ग्लिसरॉल है वो दोनों अलग होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा ख़राब होना चालू हो जाता है। तो लो आयोडीन नंबर इज डिजायरेबल्स इन ऑयल्स, यानी कि ऑयल्स के अंदर आयोडीन नंबर जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। जैसे जो हमारे ड्राइंग ऑयल्स होते हैं उनके अंदर आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होती है, तभी वो क्या होता है, वो तुरंत सूख जाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी इनके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड एनालिटिकल कांस्टेंट मतलब फिफ्थ की, ठीक है, जो कि हमारा हो गया एसिटाइल वैल्यू। अब देखो एसिटाइल वैल्यू यहाँ पे क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो आपको पता है हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो में देखा था एसिड वैल्यू को, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हमारे जो भी ऑयल फैट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये हमारा सिंपली होता है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया फैट एंड ऑयल्स का।
तो आपको पता है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था जब हम लोग एसिड वैल्यू की बात कर रहे थे कि हम वैसे तो जनरली हमारे जो ऑयल और फैट्स होते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अगर मान लो ये जो है मतलब एनवायरनमेंट से थोड़ी बहुत मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब हमारा डिसोशिएट हो जाता है या फिर कह सकते हो ब्रेक हो जाता है किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। यानी कि फैटी एसिड जैसे ये हमारा फैटी एसिड हो गया और ग्लिसरॉल हमारा क्या हो गया, ROH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में एसिड वैल्यू में हम लोग क्या पता कर रहे थे कि हमारा जो फैट एंड ऑयल है, ठीक है, उसके अंदर कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। अच्छा देखो, अगर हमारा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होगा तो भाई हमारा फ्री यहाँ पे अल्कोहल यानी कह सकते हो कि हमारा जो है कह सकते हो ग्लिसरॉल भी तो थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा, यानी फ्री अल्कोहल्स भी तो हमारे थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे। ग्लिसरॉल हमारा क्या होता है, एक टाइप का अल्कोहल होता है। तो देखो फैटी एसिड को हम लोग कैलकुलेट कैसे किए थे, एसिड वैल्यू से। देखो ये चीज़ समझ रहे हो ना, हमारे क्या होता है जब हमारे फैट एंड ऑयल्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा हमारा क्या होता है, थोड़े बहुत एसिड और यहाँ पे जो भी अल्कोहल है वो अलग हो जाता है। तो एसिड को तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था एसिड वैल्यू से, लेकिन ये जो बचा हुआ अल्कोहल है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने एसिटाइल वैल्यू से। कैसे करते हैं, द एसिटाइल वैल्यू इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ, अच्छा ये देखो ये अभी आप समझ नहीं पाओगे, इसको ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, हम लोग अपने जो भी ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं अपने एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड देखो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये कैसे बनता है, हमारा सिंपल है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये तो हमारा एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, हम लोग दो एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये हमारा वाटर के फॉर्म में अलग हो जाता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो है इस तरीके से बॉन्ड बन के देखो यही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फैट्स एंड ऑयल की रिएक्शन हम लोग जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। अब होता क्या है, देखो इसके अंदर जो हमारा मेन हमारा जो फ्री अल्कोहल होता है, ठीक है, तो वही हमारा इससे रिएक्शन करता है। तो देखो क्या होता है, जैसे ROH, ये हमारे जो फ्री अल्कोहल्स हैं ये हमारे रिएक्ट करेंगे अपने एसिटिक एनहाइड्राइड से। ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो होगा क्या, जब हमारी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो और ये जो हमारा OH ग्रुप है ये हमारा यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और R हमारा यहाँ पे, तो ये देखो क्या होगा, हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये हमें ऐसे देखने को मिल जाएगा, और ये हमारा जो है यहाँ पे फिर से जो है हमारे ईथर के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पे क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये वाला R आ गया। तो ये देखो ये तो हमारा वही ईथर ग्रुप है। ठीक है, और बाकी हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अपना एसिटिक एसिड, जो कि हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से मिल गया हमें हमारा एसिटिक एसिड। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस एसिटिक एसिड को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, द एसिटाइल वैल्यू इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज एसिटाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को अपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा एसिटिक एसिड। और ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो इसकी हम लोग यहाँ पे इसको जब हम लोग यहाँ पे अपने KOH के साथ क्या करते हैं, टाइट्रेट कराते हैं, तो जितना KOH यहाँ पे इस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जाता है वही हो जाती है हमारी यहाँ पे एसिटाइल वैल्यू। देखो एसिटाइल वैल्यू हमें क्या बेसिकली बताती है कि हमारे OH वैल्यू कितनी है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो OH था यही तो हमारा आके एसिटिक एसिड में अटैच हुआ है। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि ये एसिटिक एसिड हमारा कितना है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा अल्कोहल इसके अंदर कितना है। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का इस तरीके से पता लगाते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इट बेसिकली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी फैट एंड ऑयल को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और यहाँ पे ये प्रोसेस हमारी एसिटाइलेशन कराती है। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा एसिटिक एसिड, और दोबारा हमें फैट एंड ऑयल यहाँ पे ईथर के फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट वी एसिटाइलेटिंग द ऑयल विथ अ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन वाटर एंड बॉयल द सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही चीज़ है कि हमारा फैट एंड ऑयल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग अपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़ आप लोग समझना, यहाँ पे फैट एंड ऑयल हम लोग ले तो पूरा रहे, लेकिन इसके अंदर हमारा मेन एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट हमारा ये अल्कोहल ही करेगा, फ्री वाला जो फ्री अल्कोहल्स होंगे वही हमारे इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट वी टाइट्रेट द अबव सैंपल विथ स्टैंडर्ड KOH सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन कराएंगे अपने KOH के साथ। तो KOH क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे गिरना चालू होगा, एक टाइम के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। और अनदर टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड फॉर अ नॉर्मल फैट एंड ऑयल।
देखो अब आप लोग ध्यान से समझना। देखो एक तो हम लोगों ने टाइट्रेशन करी उस फैट एंड ऑयल की जब हम लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड को मिला दिया, और एक हम लोग यहाँ पे दोबारा टाइट्रेशन करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड को नहीं मिलाएंगे बल्कि नॉर्मल फैट एंड ऑयल को KOH के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो एक हमारा होगा एसिटाइलेटेड फैट, एक होगा हमारा नॉर्मल फैट, ठीक है। दोनों की रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन हमारी कुछ इस तरीके से होगी। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, द एसिटाइल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला। यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल वैल्यू इज इक्वल टू 1335 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 1335 माइनस ए, यानी यहाँ पे ए बी क्या है, तो बी है हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। अच्छा सैपोनिफिकेशन यहाँ पे क्यों लिख रहा है भाई, अगर आप लोग को याद हो तो जब भी हम लोग KOH के साथ यहाँ पे अपने फैट एंड ऑयल को रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सैपोनिफिकेशन ही तो कहलाती है। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक हिसाब से कह सकते हैं कि हम लोग सैपोनिफिकेशन ही करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैपोनिफिकेशन कराएंगे एसिटाइलेटेड यानी एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करके कराएंगे, और उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड को रिमूव करके कराएंगे। तो जो ऐड करके कराएंगे वो हमारी बी हो गई, जो बिना रिमूव करके नॉर्मल फैट एंड ऑयल का कराएंगे वो हमारा ए हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिग्निफिकेंस की बात करें तो एसिटाइल वैल्यू इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, वही चीज़ है, नंबर ऑफ OH ग्रुप को मेजर करता है। इंक्रीज नंबर ऑफ एसिटाइल वैल्यू इंडिकेट्स मोर अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। देखो यहाँ पे एसिटाइल वैल्यू से हमें जो है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स का तो पता लगता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स भी पता लग जाते हैं। भाई कैसे, देखो सिंपल सी बात है यार, जब हमारा फैटी एसिड अलग होगा तभी तो हमारा OH यानी कि अल्कोहल अलग होगा। तो जितना अल्कोहल अलग हुआ है उतना ही तो फैटी एसिड भी अलग होगा, यानी ये जितना ज़्यादा हमारे फैटी एसिड की वैल्यू भी तो उतनी ज़्यादा आ जाएगी। देखो इसमें सिंपल सी बात है, हमारा जो ऑयल होता है वो क्या होता है, वो हमारा थोड़ा सा जो है डिसोसिएट हो जाता है। तो वो जो थोड़ा सा हुआ है फ्री फैटी एसिड्स और अल्कोहल में, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल का पता लगाएंगे। अब अल्कोहल का पता लग गया तो लगभग मतलब उसी हिसाब से आइडिया लगा लेंगे कि जितना अल्कोहल है लगभग उतना ही एसिड भी होगा इसके अंदर, फ्री फैटी एसिड, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एसिटाइल वैल्यू। एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे RM वैल्यू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। RM वैल्यू का फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे रिचर्ड मिशेल वैल्यू। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, द रिचर्ड मिशेल वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड। देखो ये बिल्कुल आप लोग बहुत कन्फ्यूज रहोगे, इसको ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले समझो। देखो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा ऑयल एंड फैट है कोई भी, ठीक है, कोई ऑयल एंड फैट है। तो इसके अंदर देखो हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। तो देखो एक तो हम लोगों ने देखा कि फ्री फैटी एसिड हमारा इस ऑयल और फैट के अंदर ही है, लेकिन एक हमारा क्या होता है, एक हमारे होते हैं वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड्स। क्या होते हैं, वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड्स। तो वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल मतलब जो थोड़ा सा कह सकते हो हवा में मतलब उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारा जो है वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड भी होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या पता लगाना है, हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड्स कितने हैं, मतलब एक सोल्यूशन में हमारे कितने फ्री वोलाटाइल फ्री फैट मतलब हैं, ठीक है, एसिड्स हैं। सो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, द रिचर्ड मिशेल। देखो इसको सबसे पहले आप लोग प्रोसीजर समझो तब आप लोग समझ पाओगे। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग अपना फैट, ठीक है, जो भी फैट एंड ऑयल है, और उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे अपना NaOH, और उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे अपना H2SO4। देखो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे ये हमारा हो गया फैट, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये हमारा फैट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपने NaOH से। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, NaOH से रिएक्ट करने के बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और Na, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया O माइनस Na+ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे NaOH को ऐड करेंगे, ठीक है, अपने फैट एंड ऑयल में। अब उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने एसिड को। तो एसिड आपको पता है, एसिड में मेन हमारा क्या होता है H+। तो ये H+ क्या करेगा, ये हमारा इस Na+ को रिमूव कर देगा, ठीक है, और खुद यहाँ पे इसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। और देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फैटी एसिड ही तो है, यही तो हमारा फैटी एसिड है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फैटी एसिड्स को यहाँ पे कह सकते हो कि अपना लिबरेट कराएंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे फैटी एसिड्स हम लोग लिबरेट कराएंगे। तो लिबरेट करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे लिबरेट करने के बाद हम लोग इसका जो है क्या कराएंगे, हम लोग इसका जो है इसको डिस्टिलेशन कराएंगे, ठीक है, यानी इसका डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन यहाँ पे कैसे होता है,
देखो डिस्टिलेशन मतलब इसकी, देखो ये हमारे भाप के फॉर्म में होंगे, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में। तो इन वेपर्स को हम लोग डिस्टिल यानी कि एक पाइप में कलेक्ट करके और उसके बाद इसका कंडेंसेशन कराएंगे। तो कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, देखो जब पहले तो ये हमारा वेपर्स के फॉर्म में जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमारा इस फ्लास्क में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो इस फ्लास्क में एट लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे वोलाटाइल फैटी एसिड्स। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारा फैट था, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले NaOH डाला, फिर H2SO4 डाला, जिसकी वजह से हमारे फ्री फैटी एसिड्स लिबरेट हुए। जो लिबरेट हुए वो यहाँ से गए और यहाँ से होते होते हमारे इस फ्लास्क में आके इकट्ठा हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड्स का टाइट्रेशन करा देंगे अपने KOH से। तो जितना KOH कंज्यूम होगा हमें पता चल जाएगा उस हिसाब से कि हमारे कितने वोलाटाइल फैटी एसिड्स हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग यहाँ पे अब हम लोग डेफिनेशन देखें, द रिजल्ट मिसल वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH required to neutralize the soluble volatile fatty acids derived from 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। यानी 5 ग्राम फैट एंड ऑयल से हम लोग कितना जो है वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड्स पाएंगे, उसी को टाइट्रेट कराएंगे 0.1 नॉर्मल KOH से। तो वही वैल्यू हमारी कहलाती है यहाँ पे RM वैल्यू। The RM value indicates the amount of soluble volatile fatty acids present in a given sample of fat and oil। यानी इसमें हमारा किसी गिवन सैंपल में कितने वोलाटाइल फैटी एसिड्स हैं। देखो इस चीज़ को समझना, फैटी एसिड्स तो फ्री होती हैं, लेकिन कुछ हमारे वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब जो यहाँ पे कह सकते हो उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह हमारे क्या होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो वही चीज़ है कि द फैट इज फर्स्ट सैपोनिफाइड बाय हीटिंग विथ ग्लिसरॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने फैट को रिएक्ट कराते हैं अपने NaOH से, ठीक है, NaOH से। और उसके बाद क्या कराते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो उसके बाद H2SO4 से कराते हैं। तो NaOH से पहले सबसे पहले Na जाके ऐड होता है, फिर H2SO4 से H+ जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। द लिबरेटेड वोलाटाइल एसिड्स, और उसके बाद हमारे क्या होता है, वोलाटाइल एसिड्स यहाँ पे लिबरेट यानी कि RC⋯OH, ठीक है, ये हमारा लिबरेट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लिबरेटेड को यहाँ पे इमिडिएटली स्टीम कर लेते हैं, स्टीम डिस्टिल्ड यानी इसके डिस्टिलेशन कराते हैं एंड देन कंडेंसेट, और उसके बाद इसका कंडेंसेशन करा देते हैं। द सॉल्युबल वोलाटाइल एसिड्स इज देन फिल्टर्ड आउट एंड एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विथ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि उसके बाद हम लोग इसका टाइट्रेशन करा लेते हैं KOH सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके डिटर्मिनेशन की, तो यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 0.1, यानी कितना KOH हमारा लगा है इसको न्यूट्रलाइज करने में, इस फ्री फैटी एसिड्स को, वोलाटाइल वाले को। और उसके बाद हमारा वेट ऑफ फैट सैंपल इन ग्राम्स। बाकी हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें तो RM वैल्यू इज यूजफुल इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर। देखो यहाँ पे जो बटर वगैरह होते हैं, ठीक है, मक्खन वगैरह होते हैं, उनकी RM वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लगभग 25-30 के पास में होती है। तो बल्कि अगर हम लोग और ऑयल्स के या फिर फैट्स की बात करें तो काफ़ी कम होती है, उसके कंपैरिजन में बटर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोगों ने क्या किया कि बटर की प्योरिटी को अगर हमें चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे यही टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब अगर मान लो 25-30 आ जा रही है तो अच्छी बात है, और अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब हमारे बटर में क्या है, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। तो ये था हमारा यहाँ पे सिंपल सा RM वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।